स्टूडेंट्स, आज हमने कल ज्योग्राफी का सेकंड लेसन पढ़ा था वन और वन्य जीव संसाधन, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू टाइप है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। वनस्पति और जीवों के क्षय के लिए इनमें से कौन सा कथन एक वैध कारण नहीं है? कृषि विस्तार, ये तो है कि जब हम कृषि के लिए जो भी वनों को काट रहे हैं तो ये है। बड़े पैमाने पर विकासात्मक परियोजनाएं, ये भी है, जैसे जो नदी परियोजनाएं लागू होती हैं तो उससे पर्टिकुलरली एक एरिया। फिर दूसरा है चराई और ईंधन का संग्रह। सिर्फ पशु चराने से हमारे जो वनों का विकास जो दुष्प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, ये भी एक इनकी कमी का कारण है। तो इसमें कमी का कारण नहीं है पूछा है, तो आप कौन सा दोगे कि चराई और ईंधन का संग्रह, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड आता है हमारा निम्नलिखित संरक्षण रणनीतियों में से कौन सी सामुदायिक भागीदारी को सीधे शामिल नहीं करती है? कि जो भी सामुदायिक भागीदारी को कौन सीधा शामिल नहीं किया? संयुक्त वन प्रबंधन, तो इसमें भी भागीदारी होती है कि जो भी प्रबंधन किया जाता है, लोगों के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। बीज बचाओ आंदोलन, इसमें भी लोगों को शामिल किया जाता है। फिर चिपको आंदोलन, इसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? वन्य जीव अभ्यारण्य का सीमांकन, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा डी। एक मिनट, वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं उनको कहाँ पर बनाना है, उनकी कहाँ तक सीमा रेखा होगी, इसमें कम्युनिटी या लोगों की भागीदारी नहीं होती है। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है निम्नलिखित जानवरों को उनके अस्तित्व की श्रेणी से मिलाएं। कि जो ये बताना है कि इसमें से कौन से विलुप्त हो गए हैं, कौन से संकट में हैं, कौन से खतरे में हैं, वो सारा हमें इसमें बताना है। तो इसमें आंसर के साथ ही दिया हुआ है कि काला हिरन, एशियाई हाथी, अंडमान जंगली सूअर, हिमालयन ब्राउन भालू और पिंक हेड डक। तो इसके अस्तित्व की श्रेणी, खतरे में और चपेट में, ये सब आप इसमें से देख लोगे। जो मेन जो समझाने वाले क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 से। मैं आपको यहाँ से समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए जैव विविधता महत्वपूर्ण क्यों है? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैव विविधता है क्या। जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवन रूपों से बनती है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे जीव जंतु पाए जाते हैं पृथ्वी पर, उनको लेकर ही, उनके जीवन को लेकर ही जैव विविधता बनती है। यानी कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का पृथ्वी पर पाया जाना जैव विविधता है। यह पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक स्तर पर भिन्नता का एक उपाय है। यानी कि देखो, जो उसमें पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, क्या खाते हैं, जो स्थल पर रहने वाले हैं, जो नभ में रहने वाले हैं, यानी कि सबका जो इकोलॉजिकल सिस्टम है अलग है और एक दूसरे से वो लोग जुड़े हुए भी हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई, यानी कि जहाँ पर एक आप देखोगे कि पोलर रीजन्स है जहाँ पर बहुत ही ठंडी जलवायु पाई जाती है, यानी कि हमेशा बर्फ़ जमी रहती है माइनस में, वहाँ पर बहुत ही कम जीव जंतु और वनस्पति मिलती है। लेकिन जो गर्म क्षेत्र होते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, वन होते हैं और वन में बहुत ही तरह की विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में, यानी कि अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। और पृथ्वी की सतह का 10% हिस्सा है, लेकिन दुनिया की 90% प्रजातियों को होस्ट करता है। यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वो पृथ्वी की सतह का केवल 10% क्षेत्र है, लेकिन पृथ्वी की 90% जो भी जनजातियां हैं वो उस 10% क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। आगे आता है इसमें बेटा हमारा कि
मानव जीवन में जैव विविधता का योगदान क्या है, यानी कि जैव विविधता मानव के जीवन में किस प्रकार से योगदान देती है। कृषि विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियों भोजन के लिए हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, कृषि में योगदान देती है। दूसरा, व्यापार और उद्योग में उसका योगदान है। आराम से गतिविधियां हो जाएं, यानी कि इजीली जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो हो जाएं। और पारिस्थितिक सेवाएं मतलब कि जो भी हमारी एक दूसरे से जैसे भाई देखो, अब प्लांट्स हैं वो हार्बीवोर्स के लिए ज़रूरी हैं, हार्बीवोर्स कार्निवोर्स के लिए ज़रूरी। अब ये जीव जंतु मानव के लिए भी ज़रूरी हैं। वो मानव, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको अपना मुख्य भोजन भी बनाते हैं। दूसरा, वो कृषि वाले क्षेत्र में भी यूज़ किए जाते हैं इस तरह से। और उनसे हमें बहुत सारी वस्तुओं की प्राप्ति होती है, जैसे वन है, लकड़ी, फर्नीचर, सब चीज़ उनसे हमें मिलती है। जीवों से हमें खाल मिलती है, चमड़े मिलता है, ये मिलता है। मतलब इस तरह से वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं और मानव के विकास में योगदान देती हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा आ जाता है, मानव गतिविधियों ने वनस्पतियों और जीवों के क्षय को कैसे प्रभावित किया है, समझा। मतलब कि जो मानव जो भी अपने लिए विकास के लिए जो भी क्रियाएं करता है, उससे हमारा जो पारिस्थितिक जीवन है, वनस्पतिक जीवन है, वो कैसे प्रभावित हुआ है। ये कल भी मैंने आपको, जब मैं लेसन समझा रही थी तो मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि विभिन्न घाटी परियोजनाओं के कारण, कि जैसे मान लो एक एग्जांपल है कि जो नर्मदा नदी है उस पर जो बहुत बड़ा सरदार सरोवर बांध बनाया गया, उसके कारण एक बहुत कोई 1000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गई, जिससे वहाँ का जो भी वनीय इलाका था, यानी कि फॉरेस्ट रीजन था, और उसमें रहने वाले जीव जंतु जो थे वो सब उससे उनका जो आवास है वो छिन जाएगा, और वहाँ के लोगों का भी आवास छिन जाएगा, उन्हें भी वहाँ से। तो इस तरह जो हमारे विकास के लिए जो परियोजनाएं चलाते हैं वो हमारे मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। मतलब कि मानव जीवन की जो क्रियाएं हैं वो वनस्पति को प्रभावित और जीव जंतु को प्रभावित करती हैं। सेकेंड आ जाता है इसमें, कई अवैध खनन परियोजनाओं ने वनस्पतियों और जीवों को नष्ट कर दिया है। कि जिन क्षेत्रों में खनन कार्य यानी कि माइनिंग्स होती हैं, वहाँ के उस एरिया में बड़ी बड़ी मशीनें और वहाँ पर वो जो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, इससे वहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब होता है, और वो जीव जंतु और जो वहाँ की पारिस्थितिक इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है। थर्ड इसमें आ जाता है हमारा, जंगलों में अवकाश गतिविधियों के लिए कई विकास परियोजनाएं नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई हैं। यानी कि जंगलों में अवकाश क्योंकि जंगलों में जो भी टाइम पीरियड छोड़ा जाता है, तो इससे हमारी बहुत सारी परियोजनाएं हैं उन पर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा है। बढ़ती आबादी और जगह की कमी के कारण भी वन क्षेत्र कम होता जा रहा है, कृषि क्षेत्र को बढ़ाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, और मानवीय जो गतिविधियां हैं उनसे जो हमारा पर्यावरण है और जीव जंतु वो संकट में आ गए हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बताइए कि कैसे समुदायों में भारत में वनों और वन्य जीवों का संरक्षण किया है। इसमें आपको मैंने कल भी समझाया था कि समुदायों ने यानी कि लोगों ने, कम्युनिटी ने जो मिलकर इन जीव जंतुओं और पशुओं के योगदान में कैसे सहयोग दिया है। तो जैसे पहला इसमें दे रखा है बेटा, चिपको आंदोलन, कि हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन चलाया गया, जिसमें वनों की कटाई का सफलतापूर्वक। चिपको आंदोलन इसको इसलिए कहा गया था कि जो लोग थे वो उन पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे कि इनको काटने से पहले हमें मारना होगा, तो इसे चिपको मूवमेंट का नाम दिया गया था। और उन लोगों ने इस चीज़ में सफलता भी प्राप्त, बहुत हद तक सफलता प्राप्त की। कुछ समाज विशेष वृक्ष को पूजते हैं, दूसरे जो हमारी कम्युनिटी, हमारा समाज है, हिंदू धर्म है, इसमें कुछ वृक्षों को बहुत ही पवित्र देवताओं का वास माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है, और उनको काटने से मना किया जाता है, उन्हें संरक्षित रखा जाता है। और कुछ हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अन्य वृक्षों की भी पूजा होती है, जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल, महुआ आदि वृक्षों की पूजा होती है, या
बिहार और आदिवासी क्षेत्र में इमली और आम के पेड़ों की पूजा शादी के दौरान होती है। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में पेड़ों को पवित्र मानकर पूजा की जाती है और इससे उन्हें संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान में है। ग्रामीणों ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का हवाला देकर खनन के खिलाफ कार्रवाई लड़ी थी कि यहाँ पर इस क्षेत्र में खनन कार्य नहीं होगा। और एक राजस्थान का ही, इसमें मैंने कल भी आपको बताया था कि राजस्थान के ही 5 गाँव ने मिलकर, अलवर क्षेत्र के इन 5 गाँव ने मिलकर 1200 हेक्टेयर क्षेत्र को भैरव देव डाकघर सेंचुरी घोषित किया गया है और उसके लिए खुद ही नियम बनाए हैं, यानी कि उसमें सरकार ने कुछ भी हस्तक्षेप नहीं किया है। और इस तरह से ये जो समुदाय हैं ये वन्य जीव संरक्षण में अपना योगदान देते हैं कि जब हम